तो स्वागत है आपका रितेश ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम बायोलॉजी के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, जो कि बहुत पहले हम पढ़े थे। तो नर जनन में हम पढ़ लिए थे और अभी हमें शुरू करना है मादा जनन। तो मादा जनन या कहिए मादा जनन तंत्र कहिए, इसमें क्या क्या होते हैं इसका चर्चा करेंगे और इसके चित्र सहित हम लोग वर्णन करेंगे। तो इसके जब चित्र का हम वर्णन करेंगे तो सिंपल सा इसका चित्र बनाएंगे। एक मेरे साथ साथ आप भी बनाइएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चित्र बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो 2-3 स्ट्रक्चर बनाने के लिए संरचनाएं बनाई जाती है। जैसे एक यहाँ से ऐसी संरचना बनाइए और इस संरचना के बाद सेम यही संरचना एक और नीचे की तरफ बनाइए और यही संरचना से एक मतलब लेफ्ट और एक राइट, और इससे हमारा बन जाएगा वो मादा जनन, जो कि चित्र भी बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। या फिर कभी आप मुख में जाते हैं, जैसे आपका टॉप 10 में नाम आता है तो वहाँ पर भी आपसे बनाने के लिए बोल दिया जाता है कि बैठ के बनाइए, तो आपको ये आना चाहिए। तो इस संरचना को बनाएंगे और यहाँ से इसको मैच करेंगे हम। तो यहाँ से इसको मैच करिए, मिलाइए इस भित्ति को, फिर यहाँ से सेम यही प्रोसेस यहाँ भी हम लोग करेंगे और सेम यही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे। और इसको थोड़ा सा ऊपर करके नीचे करेंगे और इसको छोड़ देंगे आगे की चीज़ों के लिए। और इसमें कुछ संरचनाएं बनाएंगे, जैसे ये इस प्रकार से बाहु के रूप में आएगी ऐसे, और ये एक झलरी का निर्माण करेगी। ठीक यही संरचना इधर भी आएगी और इधर भी एक झलरी का निर्माण होगा सेम इसी के जैसा। और यहाँ से जुड़ा रहेगा हमारा अंडाशय, जो कि जोड़ी की संख्या में पाया जाता है। ये अंडाशय हो गया। तो ये हमारा संरचना होगा जो कि सेम यहाँ पे बना भी है। और इसका जब नाम नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, तो इसमें क्या क्या नाम होता है उसको सुन लीजिए। कि इसमें से ये जो संरचना होती है बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय जहाँ पे शिशु माँ के गर्भ में पलता है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। और ये जो संरचना है इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब, इस ट्यूब में क्या होता है, तो निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पे जाके मिलता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। इसको बोलते हैं हम अंडाशय। ये एक जोड़ी की संख्या में होता है, प्रत्येक स्त्री के गर्भ में एक लेफ्ट और एक राइट। ये संरचना है, ये झलरी है, फैलोपियन ट्यूब है, और इन दोनों तरफ से अंडाशय जुड़ा हुआ रहता है, इधर भी इधर भी। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा आगे जाके खुलता है, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं योनि या वजाइन। योनि या इसको बोलते हैं हम लोग वजाइन, वजाइन। और जब इसकी इस भित्ति को हम लोग बोलते हैं, ये जो भित्ति है यहाँ पे, इस भित्ति का नाम है गर्भाशय की भित्ति। गर्भाशय की भित्ति, गर्भाशय की भित्ति इसका नाम है। और इसमें ये जो झलरी है, इसको तो झलरी ही बोला जाता है, तो इसका नाम रख लीजिएगा झलरी। यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ से वही नाम होगा, झलरी, झलरी। तो मादा जनन में इतने सारे मतलब उसके अंग में भाग होते हैं, इन तमाम भागों का हमें विश्लेषण करना होता है, चर्चा करना होता है। जैसे यहाँ पे इस चित्र में भी दिया है, ये NCERT का फोटो लिया गया है। ये NCERT का एक फोटो है, NCERT से लिया गया एक फोटो है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो योनि है इसका चर्चा करना है, ग्रीवा है इसका चर्चा करना है, गर्भाशय है इसका चर्चा करना है, अंडाशय है इसका भी चर्चा करना है, और इधर फैलोपियन ट्यूब है इसका भी चर्चा करना है। मुख्य रूप से एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इतना का हमें चर्चा यहाँ पे करना है। और इस चर्चा के साथ इस सेशन को पूर्ण करना है। तो इसमें से हम एक एक का चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें से अंडाशय का। अंडाशय से हम चर्चा शुरू करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो देखिए अंडाशय में क्या होता है। तो अंडाशय का जब हम शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले मिलता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अंडाशय, अंडाशय का चर्चा शुरू करेंगे हम। तो हम यहाँ अंडाशय हेडिंग लगाते हैं, अंडाशय, अंडाशय। अंडाशय को बोलते हैं हम लोग ओवरीज, क्योंकि संख्या में 2 होता है इसलिए इसको बोलते हैं ओवरीज। तो अंडाशय,
अंडाशय का चर्चा करना जब हम शुरू करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि अंडाशय प्रत्येक स्त्री में 2 की संख्या में होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। और अंडाशय में ही अंडाणु का विकास होता है। अंडाणु क्या है? तो अंडाणु जनन कोशिका है जो स्त्रियों में होता है। जैसे पुरुष में शुक्राणु होता है जनन कोशिका, वैसे ही अंडाणु स्त्रियों में जनन कोशिका होती है। तो उसका विकास कहाँ होता है? तो उसका विकास होता है अंडाशय में। अंडाशय में ही अंडाणु विकसित होता है और विकसित होकर प्रत्येक माह एक अंडाणु निकलता है निषेचन के लिए। तो देखिए ये अंडाशय में क्या होता है, इसको लिखेंगे कि इसके बारे में क्या है। तो यही मादा का मुख्य जनन भाग होता है। इसमें यदि लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे यह मादा जनन अंग का, यह मादा जनन अंग का मुख्य भाग होता है। यह मादा जनन अंग का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है। यह मादा जनन अंग का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग होता है जो संख्या में 2 होता है, जो संख्या में 2 होता है। यानी कि ये संख्या में 2 होता है, जो एक राइट में रहता है और एक लेफ्ट में रहता है। ये संख्या में 2 होता है और इसमें क्या होता है? तो इसी में अंडाणु का विकास होता है। इसी में अंडाणु यानी कि जो स्त्री जनन कोशिका है अंडाणु, जिसको हम लोग एग कहते हैं, एग, इसी में अंडाणु का विकास होता है। इसी में अंडाणु का विकास होता है। यानी कि इतना काम इसमें होता है। क्या क्या होता है? तो ये मादा का तो मुख्य जनन भाग है, संख्या में 2 होता है, इसी में अंडाणु का विकास होता है। और चूंकि इसमें अंडाणु मौजूद होते हैं जन्म से, अंडाशय में अंडाणु जब स्त्री का बच्ची का जन्म होता है तभी से मौजूद रहते हैं। और मीनार्की का जब समय आता है तो मीनार्की के समय से ये प्रत्येक मंथ एक की संख्या में रिलीज होते हैं। जैसे एक अवस्था आती है मीनार्की, यहाँ पर मैं लिखा मीनार्की। क्या होता है मीनार्की का अवस्था? एक अवस्था आता है मीनार्की। तो जब स्त्री किशोरावस्था में प्रवेश करती है, जब स्त्री किशोरावस्था में प्रवेश करती है, मीनार्की की अवस्था में बता रहा हूँ, जब स्त्री किशोरावस्था में प्रवेश करती है, किशोरावस्था में प्रवेश करती है तथा पहली बार मासिक स्राव की स्थिति, मासिक स्राव की स्थिति ही मीनार्की कहलाता है। स्थिति मीनार्की कहलाता है, मीनार्की कहलाता है। यानी कि पहली बार उसका जो पीरियड्स आता है, पहली बार मासिक चक्र आता है, पहली बार मासिक धर्म आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मीनार्की। तो मीनार्की की अवस्था से ही एक प्रत्येक मंथ निकलना शुरू होता है और इसकी संख्या सीमित होती है कि एक एज क्रॉस करने के बाद इसका निकलना बंद हो जाता है। इसलिए लगभग अलग अलग मतलब इसका कोई मान्यता है नहीं। ठीक इसी प्रकार जैसे मीनार्की होता है उसी तरह से मोनोपॉज होता है, जो कि लास्ट बार जब पीरियड्स आता है उसके बाद एक का निकलना बंद हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपॉज। तो मीनार्की भी जैसा ही है मोनोपॉज, इसका खुद से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल मोनोपॉज लिख दे रहा हूँ। ये मोनोपॉज क्या है? मोनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जैसे इसमें पहली बार मासिक स्राव होता है, पहली बार पीरियड्स आता है, उसको मीनार्की बोलते हैं। ठीक वैसे ही जो लास्ट बार उसका मासिक स्राव होता है, लास्ट बार पीरियड्स आता है, उसी को बोलते हैं मोनोपॉज। उसके बाद उसका मासिक स्राव या मासिक धर्म आना या एक का रिलीज होना बंद हो जाता है। ये स्थिति है। तो ये हमारा चर्चा हो गया अंडाशय का कि अंडाशय क्या है। तो ये मादा जनन अंग का मुख्य भाग है जो संख्या में 2 होता है, इसी में अंडाणु का विकास होता है। और उसके बाद मीनार्की मैंने बताया कि मीनार्की क्या है और मोनोपॉज क्या है, जो कि इसी में है। एक मीनार्की की अवस्था से, क्योंकि ये इसमें अंडाणु जन्म से ही होते हैं, अंडाशय में अंडाणु जन्म से ही होते हैं और मीनार्की के समय से वो निकलना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर मोनोपॉज के बाद वो बंद हो जाते हैं। तो इस अंडाशय के बाद हमारा आता है फैलोपियन ट्यूब, जो कि मैं इसमें बताया स्त्री जनन अंग का जो भाग होता है। तो
ये फैलोपियन ट्यूब होता है जो महावाली हो गया। तो अब हमें इसके बारे में देखना है क्या ये फैलोपियन ट्यूब क्या है। तो देखते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का हम चर्चा करते हैं। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब फर्स्ट अंडाशय और सेकंड है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है, निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के भी भाग होते हैं। तो ये संरचना कुछ ऐसी होती है। ये फैलोपियन ट्यूब क्योंकि दोनों तरफ होती है। ये फैलोपियन ट्यूब इस बीच वाले भाग को ही बोलते हैं। एफ ट्यूब में लिख दिया फैलोपियन ट्यूब। तो इसके बारे में हम चर्चा करना है कि फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है। तो जैसे मैं बोला कि जैसे पुरुष से शुक्राणु निकलता है तो शुक्राणु चलनशील होता है। शुक्राणु का ये संरचना होगा, इसमें एक पूंछ होता है। ये शुक्राणु जो होता है ये चलनशील होता है, मूव करता है, गति करता है। लेकिन स्त्री में जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है, जो ये एग होता है, अंडाणु होता है, ये चलनशील नहीं होता है, ये मूव नहीं करता है, इसको चलाना पड़ता है। तो कैसे यहाँ से निकल के और आगे की तरफ मूव करता है। जैसे अंडाशय से कोई अंडाणु निकला, विकसित हुआ, इसमें इसकी अवस्थाएं होती है। विकसित होने के बाद ये निकलता है, निकल के कैसे इसमें जाता है, इस क्रिया को चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब की नली है इसमें सीलिया लगी होती है, सीलिया, और इसमें संकुचन होता रहता है, ये हमेशा मूवमेंट करता रहता है। जब मूवमेंट करता रहेगा तो इसमें से जैसे ही मैं इधर भी बना देता हूँ, जैसे ये अंडाशय यहाँ से अंडाशय से एक रिलीज हुआ, तो एक रिलीज होने के बाद ये इसमें चला जाएगा। इसमें स्वयं जब ये चूंकि ऐसे मूवमेंट करता रहेगा और मूवमेंट करने की वजह से ये एक जब निकल के इसमें जाएगा तो इसमें सीलिया लगी होती है और ये जिसमें संकुचन होता रहता है, गति करता रहता है। तो ये खुद एग को ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, एक ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, यहाँ पे सीलिया लगेगा, धीरे धीरे एक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। एक में गति नहीं हो रहा है, एक को गति कराया जा रहा है, उसमें खुद चलने की क्षमता नहीं होती है। जब ये मूवमेंट करता है तो इसके मूवमेंट की वजह से फैलोपियन ट्यूब के ये आगे की तरफ सरकता जाएगा। और यही स्थिति चूँकि बीच का भाग जो चौड़ा भाग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या तुम्ब नलिका, तुम्बिका, कुछ भी कहिए, तुम्ब नलिका, तुम्बिका। ये फैलोपियन ट्यूब यही होता है। आगे से थैली से होते हुए ये संकुचन से जो इसमें सीलिया लगी होती है, सीलिया मूव कराते हुए एक को आगे ले जाती है। और इस यहाँ से स्पर्म बहुत की संख्या में जब स्पर्म जाएंगे आगे की तरफ, ये यहाँ पे स्पर्म जाके उसे फर्टिलाइज करेगा, इसमें निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी। तो इसमें क्या हम लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे बताएं और इसको लिखना है फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे इसे ही निषेचन का स्थान कहा जाता है। इसे ही निषेचन का स्थान कहा जाता है। इसे ही निषेचन का स्थान कहा जाता है। इसे ही निषेचन का स्थान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे निषेचन होता है। यहाँ अंडाणु 12 से 36 घंटा तक 12 से 36 घंटा तक रहता है। 12 से 36 घंटा तक रहकर वेट करेगा कि कोई स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा। यदि 12 से 36 घंटा तक कोई एग नहीं मिलता है तो फिर वो कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर नष्ट हो जाता है। तो इसे ही निषेचन का स्थान कहा जाता है। यहाँ अंडाणु 12 से 36 घंटे तक रहता है और यहाँ पर और यहाँ पर स्पर्म आता तथा निषेचन की क्रिया पूर्ण होती तथा निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनता है तो हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब में ये एग रहा, ये एक
और यहीं पे आएगा हमारा स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में। और ये स्पर्म, जो स्पर्म का ये सिंबल, ये एक स्पर्म का सिंबल है, और ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो ये स्पर्म हो गया, और दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनेंगे, जो शुरुआती अवस्था होता है। और ये जाइगोट जब यहाँ बन जाएगा, स्पर्म और वो मिलने के बाद जाइगोट बनेगा, तो धीरे धीरे ये भी मूव करते करते और ये आके इसका यहाँ भित्ति में चिपक जाएगा, यानी कि गर्भाशय की भित्ति में चिपक जाएगा और इसका विकास होगा गर्भाशय में। तो ये रहा फैलोपियन ट्यूब, जो कि जिसमें निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। फैलोपियन ट्यूब के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आएगा हमारा गर्भाशय। तो ये 2 नंबर में हमारा फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गर्भाशय के बारे में। तो देखिए, समझते हैं गर्भाशय क्या है। तो गर्भाशय की जब चर्चा करेंगे, ठीक है, यहाँ आते हैं हम लोग गर्भाशय। गर्भाशय को हम लोग यूट्रस बोलते हैं। तो क्या होता है, यह एक थैली जैसी संरचना है। तो गर्भाशय का भी हम चर्चा करते हैं। यूट्रस। तो जब गर्भाशय का चर्चा करेंगे तो हम इसमें पाते हैं कि यह एक थैली जैसी संरचना होती है। इसकी संरचना एक थैली जैसी होती है और एक उल्टा नाशपाती जैसी होती है। जैसे नाशपाती होता है सीधा, उसको उल्टा कर दीजिए, जो संरचना बनेगा ठीक वैसे ही संरचना गर्भाशय की होती है। और गर्भाशय में ही शिशु का विकास होता है। जब शिशु विकास के क्रम में होता है तो उसमें बताया गया है, खैर इसको लिख लेते हैं तब हम पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे कि यह एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक देख लीजिए क्या ही होता है। ये एक संरचना है और ये 2-3 बार मैं बना ही दिया इस फोटो को। ऐसा होता है हमारा गर्भाशय, क्योंकि इसकी भित्ति स्थितियों पर निर्भर करती है कि कैसी स्थिति है, उस अनुसार इसकी भित्ति कभी चौड़ी हो जाती है तो कभी पतली हो जाती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। ये उल्टा नाशपाती जैसा होता है। यहाँ वाला संरचना हम छोड़ रहे हैं, उसका काम नहीं है, जिसका काम है हम उसी को बना रहे हैं। ये तो अंडाशय है। और ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय का चर्चा करेंगे कि ये एक थैली जैसी संरचना है, यानी कि जैसा थैली होता है ठीक वैसा ही गर्भाशय का संरचना होता है। और ये उल्टा नाशपाती को सीधा करके रखिए, उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक ये उल्टा नाशपाती जैसा ये संरचना होता है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, गर्भाशय क्या है, लिखेंगे यह एक थैलीनुमा संरचना है। इसमें यही हमें लिखना है, यह एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक थैलीनुमा संरचना है जो उल्टे नाशपाती के आकार जैसा होता है। जो उल्टे नाशपाती के आकार जैसा होता है, जो उल्टे नाशपाती के आकार जैसा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो और इसमें लिखेंगे यहीं पर और लिखेंगे कि यहीं पर भ्रूण का विकास, यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन इस फैलोपियन ट्यूब में हुआ, यहाँ से बहुत सारे स्पर्म गए, तो उसी में से एक स्पर्म यहाँ पहुँचा और एक यहाँ पे आया, और एक स्पर्म और ये जो मिलने के बाद यहाँ निषेचन हुआ, और निषेचन के बाद जो यहाँ पर जाइगोट बना, भ्रूण बना, धीरे धीरे भ्रूण इधर आएगा, इधर आके इसकी भित्ति से चिपक जाएगा, और इस भित्ति से चिपकने के बाद इसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद इसका धीरे धीरे विकास होगा। वही विकास होकर उसका विकास कहाँ होगा, तो गर्भाशय में ही उसका विकास होगा, और गर्भाशय में ही 8 से 9 महीने तक बच्चे का विकास होता है। और यहाँ पर एक विशेष उत्तर प्लेसेंटा का विकास होता है। तो आप देख लेते हैं प्लेसेंटा क्या है, उसका विकास और इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे
कि इसी गर्भाशय में इसी गर्भाशय में इसी गर्भाशय में इसी गर्भाशय में प्लेसेंटा का विकास होता है। प्लेसेंटा का विकास होता है। इसी गर्भाशय में प्लेसेंटा का विकास होता है। प्लेसेंटा का विकास होता है। यदि इसका हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब प्लेसेंटा क्या होता है। जब यहाँ पे शिशु का विकास होगा तो इसमें बताया जाता है कि जब शिशु का यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है तो धीरे धीरे भ्रूण बढ़ता है। तो भ्रूण को श्वास लेने के लिए या फिर उसके भोजन के लिए तमाम उसकी क्रिया उत्सर्जन के लिए एक ऊतक का विकास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे ये गर्भाशय हुआ, यहाँ पे भ्रूण का विकास हुआ। भ्रूण का विकास यहाँ पे हो रहा है तो भ्रूण को और माँ के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एक गर्भनाल बनता है। यहाँ पे अपरा जिसको बोलते हैं गर्भनाल बनता है, जो कि और इस गर्भनाल को जहाँ जिस भाग पे जोड़ा जाता है इसी जोड़ वाले भाग को ही हम बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे यहाँ पे जो कनेक्ट होता है ये गर्भनाल जो शिशु से निकल के आया है, इस भ्रूण से गर्भनाल माँ के शरीर से जिस भित्ति पर जुड़ा होता है इसी भित्ति को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। तो खैर निषेचन की क्रिया में हम प्लेसेंटा को पढ़ेंगे बेहतर तरीका से। यहाँ पे इतना ही समझे कि यही तो प्लेसेंटा का विकास होता है। प्लेसेंटा क्या करता है तो बच्चे में जो जैसे बच्चे को ऑक्सीजन देना है या बच्चे को पोषण देना है, बच्चे को कुछ भी पोषण देना है, ऑक्सीजन देना है, या बच्चे में जो वेस्टेज निकल रहा है, इस भ्रूण में जो हानिकारक पदार्थ निकल रहे हैं, उत्सर्जन का क्रिया उसको, यानी कि यहाँ पे एक भ्रूण में ही प्लेसेंटा का विकास होगा। प्लेसेंटा का काम क्या है कि बच्चे को ऑक्सीजन देना, बच्चे को पोषण देना, या फिर बच्चे में जो बन रहा है वेस्टेज पदार्थ उसको बाहर निकालना, ये प्लेसेंटा का काम होता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक भ्रूण का विकास होगा और फिर 9 मंथ के बाद वो बच्चा के रूप में जन्म लेता है। तो यानी कि यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि सामान्य अवस्था में, और ये जो भित्ति है इसकी फैलती है या सिकुड़ती है तो इसकी लंबाई घटती और बढ़ती रहती है। इसमें बताया कि भी गया है कि शुरुआती अवस्था में इसकी लंबाई शुरुआती अवस्था में जब गर्भ धारण नहीं करता है, जैसे शुरुआती अवस्था में इसकी लंबाई क्या होती है तो शुरुआती अवस्था में इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें बताया गया है कि शुरुआती अवस्था में इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। और जैसे इसमें गर्भधारण करने के बाद, गर्भधारण यानी कि इसमें जब बच्चा आ जाता है, इसमें जब बच्चा पलने लगता है तो इसकी लेंथ कितना हो जाती है तो हो जाती है 18 से 20 सेंटीमीटर। फिर जब बच्चा का जन्म होता है तो इसका लंबाई घटता है, लेकिन अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है, थोड़ा सा घटेगा, फिर गर्भधारण होगा तो फिर वो बढ़ेगा, यानी कि ये संकुचनशील। तो ये हो गया हमारे गर्भाशय के बारे में क्या होता है। तो ये थैलीनुमा संरचना है जो उनके नाशपाती जैसा होता है और इसी में भ्रूण का विकास होता है। और यहाँ पे एक विशेष ऊतक प्लेसेंटा का विकास होता है। प्लेसेंटा क्या करता है तो माँ और बच्चे के बीच में संपर्क स्थापित करता है, यानी कि ये माँ हो गई, माँ के साथ इस बच्चे का संपर्क स्थापित करने का काम गर्भनाल करता है, लेकिन गर्भनाल को माँ के साथ जोड़ने का काम प्लेसेंटा करता है। ये तमाम क्रियाएं होती है गर्भाशय में। तो ये जैसे कि हम पढ़े अभी गर्भाशय के बारे में, तो मादा जनन के हम 3 पार्ट पढ़े, इसमें एक और भाग है योनि के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ के इसको इस पार्ट में योनि को अभी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं योनि के बारे में। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम योनि का चर्चा करेंगे, तो योनि देखते हैं। जैसे सबसे अग्रभाग मैं यहाँ पे मैंने बनाया या फिर एक बार और मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम ये फर्स्ट भाग इसका चर्चा करते हैं तो यहीं से जो आगे वाला भाग जाता है जिसको योनि बोलते हैं या वजाइना बोलते हैं। तो फिलहाल हमें वजाइना के बारे में जानना है, योनि या वजाइना। तो वजाइना के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको यहीं पे रोकेंगे। तो ये हमारा 4 नंबर। इतना ही पूछा जाता है कि मादा जनन का चर्चा कीजिए, योनि वजाइना। तो वजाइना के बारे में हम जानेंगे तो यही सिस्टम को ग्रहण करती है और यही रास्ता है जिसके द्वारा स्पर्म को मादा की फैलोपियन ट्यूब तक या मादा के शरीर में पहुंचाया जाता है, इसी रास्ते से। तो इसके बारे में हम लिखेंगे तो पाएंगे कि यह एक टेस्टिकस संरचना है।
यह एक, इसमें लिखेंगे तो पाते हैं कि यह एक पेशीनुमा संरचना है। यह एक पेशी से बनी नली जैसी संरचना है। नली जैसी लंबी संरचना है। नली जैसी लंबी संरचना है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि और इसमें एक बात लिखेंगे कि और यह संकुचनशील होती है। और यह संकुचनशील होती है। क्योंकि यह पेशी एवं संयोजी ऊतक से बनी होती है। क्योंकि यह पेशी एवं संयोजी ऊतक से बनी होती है। मतलब हम यदि योनि के बारे में चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि यह योनि जो है, वजाइना जो है, एक नलीनुमा संरचना है। और नलीनुमा संरचना है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और चूंकि यह संकुचनशील होती है, फैलने योग्य होती है, क्योंकि यह संयोजी ऊतक और पेशी से बनी होती है। और पेशी जहाँ भी होता है वो लगभग सॉफ्ट टाइप का होता है, मुलायम होता है, वो फैलने योग्य होता है। तो वजाइना के बारे में हम इतना पढ़ेंगे। और वजाइना जो है आगे जाकर एक भाग में फूलती है जिसको भग या वल्वा कहते हैं, जिसमें और हम लिखेंगे जैसे ये यहाँ योनि हुआ था, आगे ये जाकर वल्वा या भग में फूलेगी। जैसे इसको हम देखें तो इसमें क्या हम पाते हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो जो ये योनि यहाँ पे यदि हम मादा जननांग को बनाएंगे या उसको बनाने का प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसी संरचना है। तो ये जो योनि है आगे जाकर खुलती है, या आगे जाकर जहाँ खुलती है उस आगे वाले भाग को हम बोलते हैं भग या वल्वा बोलते हैं। तो जैसे योनि आगे जिस पार्ट में जाके खुलती है उसको वग या वल्वा बोला जाता है। तो इसमें एक विशेष संरचना होता है। जैसे ये भग या वल्वा योनि का अगला भाग, या बोलेंगे कि योनि आगे भग या वल्वा द्वारा खुलती है। और इस भग या वल्वा पर एक पतली परत पाया जाता है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन एक पतली परत जैसी संरचना होती है, जो जैसे हाइमेन एक पतली संरचना होती है और ये पहली बार संभोग के समय टूट जाती है, जिसका निर्माण दोबारा नहीं होता है। जैसे मैं एक प्रश्न पूछ देता है कि हाइमेन क्या है, यहाँ पर हम लिखें कि हाइमेन क्या है, या हाँ ठीक है यही तो लिख देते हैं, या नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। फिर योनि के बारे में इतना हम समझें कि योनि क्या है। तो इसमें लिखा जाता है कि योनि एक पेशी से बनी लंबी नली जैसी संरचना है जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और यह संकुचनशील होती है, यह फैलने योग्य होती है। क्यों फैलने योग्य होती है? क्योंकि यह पेशी से बनी होती है और संयोजी ऊतक से बनी होती है। और यही योनि आगे जाकर भग या वल्वा में खुलती है। और भग या वल्वा एक पतली झिल्ली से ढका होता है। उस झिल्ली का नाम है हाइमन। तो हाइमन झिल्ली तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि हाइमन झिल्ली क्या है। हाइमन झिल्ली दूसरा कलर से लिखते हैं, हाइमन झिल्ली क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे तो इसका परिभाषा होता है कि योनि आगे जाकर भग या वल्वा में खुलती है। भग या वल्वा में खुलती है तथा वल्वा एक पतली झिल्ली द्वारा ढका होता है। उसे ही हाइमन कहते हैं।
या हाइमन झिल्ली कहते हैं, उसे ही हाइमन कहा जाता है, कहा जाता है। इस लाल कलर में लिखे हैं हम, तो उसे ही हाइमन कहा जाता है। और इस हाइमन के बारे में 2-4 शब्द हम लिखे हैं, तो उसमें हम क्या पाते हैं कि यह हाइमन पहली बार संभोग के समय, पहली बार संभोग के समय या पहली बार संभोग या चोट आदि लगने से, या चोट आदि लगने से टूट जाता है, जिसका निर्माण फिर दोबारा नहीं होता है। तो इस हाइमन के बारे में हमें इतना ही जानना है कि जैसे योनि है जो आगे भाग में जाके वग या बल्ब द्वारा खुलती है, और वो वग या बल्ब एक पतली झिल्ली से ढका होता है, उस झिल्ली को ही हम लोग हाइमन बोलते हैं। जो पहली बार संभोग के समय हाइमन झिल्ली टूट जाती है, या फिर कोई लड़की हार्ड वर्क करती है, जैसे साइकिल वगैरह चलाते समय या कोई भारी सामान उठाते समय भी हाइमन झिल्ली टूट जाती है, जिसका निर्माण दोबारा संभव नहीं है। तो अब यहाँ तक हम मादा जननांग के पूरे जितने पार्ट थे उसको पढ़ लिए और उसको समझ लिए। अब हम निषेचन की क्रिया को समझेंगे, जिसके लिए नेक्स्ट पार्ट में जिसको समझेंगे कि निषेचन की क्रिया कैसे होती है, कहाँ होती है, और कैसे निषेचन होती है कि जुड़वा बच्चे का जन्म होता है, या फिर कैसे निषेचन होता है कि विभिन्न प्रकार के जुड़वा बच्चे, या कभी जुड़वा बच्चे हो गया, कभी ऐसा बच्चा का जन्म हुआ है जिसका शरीर एक में ही जुड़ा हुआ है, बस मुख 2 है, पैर नीचे 2 है और मूड़ी 2 है, शरीर भी 2 है, एक में जुड़ा हुआ होता है। या फिर कैसे किन्नर का जन्म होता है, कैसे एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो न तो पूरी तरह से पुरुष है और ना ही स्त्री है। तमाम बातों को हम सीखेंगे अगले चैप्टर में। तो ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद।